आज डेट है 23 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बेकी रिवर को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था चेतुमल बे को लेकर के। तो चेतुमल बे की लोकेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सर्दर्न पार्ट पर मैक्सिको कंट्री का ये जो रीजन है इसको युकाटान पेनिनसुला के नाम से जाना जाता है। तो युकाटान पेनिनसुला के सर्दर्न पार्ट पर लोकेटेड है चेतुमल बे। चेतुमल बे के ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है कैरिबियन सी। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि कैरिबियन सी के वेस्टर्न पार्ट पर और युकाटान पेनिनसुला के सर्दर्न पार्ट पर चेतुमल बे लोकेटेड है। अब ये चेतुमल बे न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो यहाँ पर वर्ल्ड की सेकेंड डीपेस्ट ब्लू होल जो है उसको डिस्कवर किया गया है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का नंबर 1 डीपेस्ट ब्लू होल कहाँ पर लोकेटेड है। तो जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है वहां पर लोकेटेड है वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल, जिसको ड्रैगन होल के नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ में जिसको लोंग डोंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट है चेतुमल बे की लोकेशन को लेकर के और ब्लू होल को लेकर के। तो ये सारी बेसिक बातें जो हैं वो आपको पता होना चाहिए। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर। यहां पर देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में एनडीए गवर्नमेंट जो है वो रूल कर रही है हमारे इंडिया में सेंट्रल लेवल पर। तो यहाँ पर अदर इम्पोर्टेंट जो पार्टीज हैं, चाहे इसमें रीजनल पार्टीज हो या अदर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्टी जो हैं वो मिलकर के डिसाइड कर रही हैं कि क्यों ना 2024 में जो लोकसभा की इलेक्शन हो उसमें हम एक साथ पार्टिसिपेट करें और सब मिलकर के जो है वो एनडीए के खिलाफ में, मतलब एनडीए गवर्नमेंट एक तरफ जिसमें बीजेपी मेजर पार्टी है और इसके अलावा और भी अलाइज पार्टी जो है उसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा और अदर पार्टी जो है वो चाह रही है कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हो उसमें वो एक साथ मिलकर के पार्टिसिपेट करें ताकि सेंट्रल लेवल पर वो अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर पाएं। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो प्रेजेंट टाइम में जो है वो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो आम आदमी पार्टी ने बना रखी है। दिल्ली यूटी जो है वहां पर आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी जो है उनका ये मेन मानना है कि अभी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में जो इशू देखने को मिला, इसमें पार्लियामेंट का जब अभी मानसून सेशन देखने को मिलेगा तो उस टाइम जो अभी ऑर्डिनेंस पास करवाया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, और ऑर्डिनेंस पास करने की जो पावर है प्रेसिडेंट के पास वो आर्टिकल 123 के अंडर आती है, मतलब आर्टिकल 123 के अंडर। और जो गवर्नर है उसके पास में ऑर्डिनेंस पास करने की पावर आती है 213 के अंडर। आप इसमें जो ये जो डिजिट हैं इनको रिप्लेस करके एक दूसरे के साथ में और इन आर्टिकल्स को आप याद कर सकते हो। जैसे कि ऑर्डिनेंस को लेकर के मेंस में कोई आंसर आया तो आप इस आर्टिकल के साथ में शुरुआत कर सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट केस जो है ऑर्डिनेंस को लेकर के उसके साथ में शुरुआत कर सकते हो। किस तरीके के इशू को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग ओके। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया अपने आर्टिकल 123 के अंडर जो उनके पास में पावर है उसको लेकर के। और मेन क्वेश्चन क्या था, पहले सुप्रीम कोर्ट में उस इशू को लेकर के डिस्कशन भी किया गया था और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सर्विसेज जो है वो दिल्ली यूटी गवर्नमेंट जो है उसके अंडर आती है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि 3 पॉइंट्स जो हैं इसके बेसिक पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड जो है ये ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आता है। इसके अलावा जो सर्विसेज हैं वो है दिल्ली यूटी गवर्नमेंट के पास में और वो अपने लेवल पर जो भी ऑफिसर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट, उनका जो ट्रांसफर है वो देखने को मिले। लेकिन यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके खिलाफ में एक ऑर्डिनेंस पास किया और उस ऑर्डिनेंस में ये बात बोली गई कि मतलब प्रेसिडेंट जो है और प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के बेसिस पर जो है वो उसको क्या करते हैं, प्रोमलगेट करते हैं। तो यहाँ पर ऑर्डिनेंस जो है वो पास करवाया गया। उस ऑर्डिनेंस में एक बात बोली गई कि एक अथॉरिटी जो है वो बनाई जाएगी और वो अथॉरिटी जो है वो डिसीजन लेगी सर्विसेज को लेकर के दिल्ली में। उस अथॉरिटी में मेंबर रहेंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और 2 होंगे ऑफिसर्स, और ऑफिसर जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और मेजोरिटी के बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो इनडायरेक्टली जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से सर्विसेज जो है वो अपने अंडर ले ली। तो इस ऑर्डिनेंस को अभी
ऑर्डिनेंस कब पास किया जाता है? जब सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट के दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सेशन में नहीं हो या एक सेशन में नहीं हो, उस टाइम जो है प्रेसिडेंट ऑर्डर पास कर सकता है। अब ऑर्डिनेंस जो है इसके पास में सेम पावर वैसी ही होती है जैसे कि पार्लियामेंट में कोई बिल पास किया जाता है, कोई लॉ बनाया जाता है, वैसे ही अब ऑर्डिनेंस को पास कर दिया गया जब पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं है, तो दोनों सेशन में नहीं है या फिर एक सेशन में नहीं है। अगर दोनों सेशन में है तो उस टाइम ऑर्डिनेंस पास नहीं किया जा सकता है। ओके, तो क्या किया जाता है कि जब दोबारा से लोकसभा राज्यसभा दोबारा से रीअसेंबल होते हैं तो उस टाइम में इस ऑर्डिनेंस को रखा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा जो है इसमें पास किया जाता है और फिर ये एज ए एक्ट के रूप में पास इसको कर दिया जाता है। ओके, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि लोकसभा और राज्यसभा जब रीअसेंबल हुए तो मान लो अगर एक साथ दोनों का सेशन स्टार्ट हुआ है, तब तो जिस दिन से सेशन स्टार्ट हुआ उसके 6 वीक के अंदर अंदर जो है इस ऑर्डिनेंस को लेकर के डिसीजन होना चाहिए। अगर दोनों का सेशन टाइम अलग अलग टाइम में स्टार्ट हुआ, जैसे लोकसभा पहले स्टार्ट हो गई किस सेशन में और राज्यसभा बाद में स्टार्ट हुई, तो जो बाद में जिसका सेशन स्टार्ट हुआ है उससे 6 वीक्स जो है वो काउंट किए जाते हैं। तो मैक्सिमम एक ऑर्डिनेंस की ड्यूरेशन जो है वो कितनी हो सकती है? 6 मंथ प्लस में 6 वीक। 6 मंथ क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली कहीं भी ये बोला नहीं गया है कि जो पार्लियामेंट के सेशन जो है वो कितने कंडक्ट हो, लेकिन ये बात बोली गई है कि 2 पार्लियामेंट के सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ पर ट्रेडिशन है ये 3 सेशन को लेकर के, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। ओके, तो यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस है वो मैक्सिमम 6 मंथ्स प्लस में 6 वीक्स तक वैलिड रह सकता है। अगर दोनों लोकसभा और राज्यसभा रीअसेंबल हो गए और उसके बाद में 6 वीक्स के बाद तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया तो ऑर्डिनेंस जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये तो ऑर्डिनेंस के बारे में बेसिक बातें थी और हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से सर्विसेज को लेकर के वहाँ पर इशू है। तो जुडिशरी ने बोला था कि सर्विसेज आती हैं दिल्ली यूटी के अंडर। 3 एरिया है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। ये जो है ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। जो दिल्ली मतलब स्टेट जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट क्या है? हमारी जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 जो है उसमें क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। जितनी भी लिस्ट है, लिस्ट मतलब जैसे कि पुलिस के ऊपर कौन लॉ बनाएगा, एग्रीकल्चर एरिया जो है उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, लैंड एरिया जो है उसके ऊपर कौन लॉ बनाएगा, ये ऐसे ऐसे अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो इनको 3 लिस्ट में डिवाइड कर रखा है। एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। तो कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर, कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर और कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर। तो स्टेट लिस्ट में जो पावर होती है, जो क्राइटेरिया होते हैं, उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या बनाती है? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। दिल्ली यूटी जो है वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वो बोलते हैं कि हम भी क्लेम करते हैं, लेकिन जो 239 AA जो है उसमें क्लियरली बोला हुआ है कि 3 पॉइंट्स जो हैं, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इसके ऊपर जो है मतलब जो स्टेट लिस्ट के पार्ट है, लेकिन इन स्टेट लिस्ट के इन 3 पॉइंट के ऊपर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी सिर्फ दिल्ली यूटी में। ओके, इसके अलावा जो भी अदर पॉइंट्स है स्टेट लिस्ट के, उनके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट ही काम करेगी, वो ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी। तो सर्विसेज जो है वो स्टेट लिस्ट में 41 नंबर की 41th नंबर पे की एंट्री है। तो इसको लेकर के जुडिशरी ने बोला कि भाई सर्विसेज की पावर जो है वो किसके पास आती है? दिल्ली यूटी गवर्नमेंट के पास में आती है। ओके, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बोला है कि अगर कांग्रेस हमें जो है वो इस ऑर्डिनेंस को पास करवाने में, इसको नलीफाई करने में हमारी हेल्प नहीं करेगी, और अगर तो हम जो हैं वो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन में सारी अदर पार्टीज मिलकर के साथ मिलकर के इलेक्शन की बात कर रही हैं, हम उसमें जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसी बात उन्होंने रखी है। इसलिए ऑर्डिनेंस की बात जो है वो न्यूज़ में बनी हुई है। ओके, यहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस की विजिट पर प्रेजेंट टाइम में, तो उन्होंने वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ में, उनकी वाइफ जो उनके साथ में डिस्कशन किया और प्रेसिडेंट के साथ में अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के, जैसे हमारे बायलैटरल टॉक्स हुई, कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए, जैसे कि डिफेंस कॉपरेशन को लेकर के, क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी को लेकर के, हेल्थ, एनवायरमेंट, वीज़ा एंड स्पेस एरिया को लेकर के डिस्कशन हुआ। कुछ डील भी जो है वो साइन हुई है। यूएस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उन्होंने क्लियरली इस बात को लेकर के बोला है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उनको क्लियरली डिस्कस करना चाहिए माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के। जिस तरीके से इंडिया में
माइनॉरिटीज़ के राइट्स को लेकर के इशू देखने को मिल रहा है, तो उसमें यूएस जो है वो अपने पॉइंट रखे, क्योंकि दोनों ही कंट्री जो हैं वो डेमोक्रेसी को सर्व करते हैं और डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन ये माइनॉरिटी के जो राइट्स को वहाँ पर एनक्रोच किया जा रहा है वो गलत है। इसकी वजह से इंडिया जो है वो टाइम के साथ में उसमें डिवीजन जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसको लेकर के यूएस जो है अपने पॉइंट्स रखे ताकि माइनॉरिटी के राइट्स को जो है वहाँ पर एस्टेब्लिश अच्छे से जो है वो सिक्योर किया जा सके इंडिया में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अभी कुछ टाइम पहले वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इनिशिएट किया कि एमबीबीएस की डिग्री जो है वो एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, 5 ईयर का इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम और 6 मंथ्स की जो है इसमें एक तरीके से 5 ईयर का जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम और 6 मंथ्स की जो है वो इंटर्नशिप इसमें होता है। तो 5 ईयर एंड हाफ ईयर जो है ये प्रोसीजर देखने को मिलता है। तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने इनिशिएट किया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करें जो 3 ईयर का हो और वो उनको जो डॉक्टर्स हैं उनकी बेसिक जो है वो एजुकेशन उनको दी जा सके, ताकि पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो स्पेसिफिक रूरल एरियाज़ में देखने को मिलते हैं वहाँ पर उनको अपॉइंट किया जा सके और जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो लोगों को अवेलेबल करवाया जा सके। इसका बेसिक रीज़न क्या है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वैसे ही हमारे इंडिया में उसकी काफ़ी ज़्यादा लैक है और मैक्सिमम डॉक्टर जो हैं वो अर्बन एरिया में अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, रूरल एरियाज़ में जो हैं वो जॉब नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल जो स्टेट है, वहाँ पर रूरल एरियाज़ में 10,000 पॉपुलेशन के ऊपर एक डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है। तो WHO की जो गाइडलाइंस हैं उससे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट यहाँ पर क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है। तो देखो यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट जो हैं उनके साथ में डिस्कशन किया गया है और इस पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर मेन कंक्लूजन इस आर्टिकल का ये है कि देखो हम बात करते हैं इक्वलिटी की, अगर हम बात कर रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में ऐसे प्रैक्टिशनर्स को हम अपॉइंट करें जिनको डिप्लोमा दिया गया हो, किसमें, मेडिकल सेक्टर में। ओके, तो आप बात करते हो इक्वलिटी की, तो आप अर्बन एरियाज़ में तो कंप्लीट एमबीबीएस के हुए डॉक्टर को अपॉइंट करोगे और रूरल एरियाज़ में अपॉइंट करोगे जिनको डिप्लोमा दिया गया है। तो आप फिर इक्वलिटी कैसे ला पाओगे? क्या रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ की जो पॉपुलेशन की जो हेल्थ डिजीज़ हैं या हेल्थ इश्यूज हैं वो अलग अलग हैं? फिर अगर आप उनको अलग अलग लेवल पर टैकल कर रहे हो तो फिर आप इक्वलिटी नहीं ला पा रहे हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जो है वो यहीं पर नलीफाई हो जाती है। दूसरा यहाँ पर ये रखा गया है सजेशन में कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी डॉक्टर असिस्टेंट हैं उनको रखा जा सकता है गवर्नमेंट रूरल एरियाज़ में, लेकिन रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ तक कनेक्टिविटी जो है वो अच्छे से हो सके। अगर कोई हेल्थ इशू बड़े लेवल का है तो इजीली उसको अर्बन एरियाज़ में ट्रांसपोर्ट किया जा सके उस पेशेंट को। ओके, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तीसरा यहाँ पर सजेशन ये दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक इसमें एक्सपर्ट जो हैं वो मेडिकल टीचर हैं, मेडिकल लाइन में प्रोफेसर हैं, उन्होंने बोला कि जितने भी स्टूडेंट्स मेडिकल ग्रेजुएट होते हैं उनका मेन टारगेट होता है अर्बन एरिया में अपने आप को सेटल किया जाए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो भी मेडिकल पास आउट स्टूडेंट रहें उनकी 2-3 ईयर की जो है वो क्या कर सकें, हम अर्बन रूरल एरियाज़ में उनकी जॉब जो है वो एस्टेब्लिश कर सकें, ताकि टाइम के साथ में जैसे जैसे डॉक्टर पास होते जाएंगे 2-3 ईयर अर्बन रूरल एरियाज़ में वो अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी तो वो रूरल एरियाज़ में प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद में हर ईयर जो पास होने वाले डॉक्टर्स हैं वो इसी तरीके से अपना काम पहले रूरल एरियाज़ में करें, फिर वो अर्बन एरिया मतलब 2-3 ईयर का जो है सेटल किया जाए कि पहले वो जो है या फिर उनको कभी ना कभी सर्विस जो है वो रूरल एरियाज़ में देनी होगी 2-3 ईयर के लिए। तो इसकी वजह से रूरल एरियाज़ में डॉक्टर्स की कमी नहीं होगी और जो स्टाफ जो है, जो भी हमारे पास में मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उनको रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में एक जो हम बैलेंस है वो बनाए रख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के सजेशन जो हैं वो इस आर्टिकल में दिए गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर देखो अभी COP28 की मीटिंग होगी और COP28 की जो मीटिंग है उसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं UAE के द्वारा, और वो वहाँ के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर भी हैं और एक तरीके से एक ऑयल कंपनी है उसके हेड हैं। तो यहाँ पर देखो
कोप की जो मीटिंग होती है उसमें मेनली फोकस किया जाता है किसको लेकर के कि क्लाइमेट चेंज एक्शन जो है वो किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करें। अगर आप इसे एक ऐसी कंपनी के प्रेसिडेंट को आप एक ऐसी कंपनी के हेड को एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हो जो खुद ही फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करते हैं, तो फिर वो कैसे रिन्यूएबल टारगेट्स को कंप्लीट कर पाएंगे। और जो हमारे टारगेट्स हैं कि नेट जीरो एमिशन को हम अचीव करना है, टेम्परेचर को बढ़ने से हमें रोकना है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमें अपने आप को ट्रांसफर करना है, तो वो चीज़ें जो हैं वो कैसे क्या हो पाएंगी, अचीव हो पाएंगी। तो इसको लेकर के कोप 28 के जो प्रेसिडेंट हैं उनको लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिला, तो उसी के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। हालांकि ये भी क्लियर किया गया है कि ये जो प्रेसिडेंट है वो क्या किया जाता है, इनके द्वारा रिन्यूएबल जो टारगेट्स हैं उनको भी अचीव करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा यहाँ पर देखो क्या होता है कि जब भी कोप की जो किसी को प्रेसिडेंटशिप दी जाती है किसी कंट्री को, तो वो कंट्री अपने लेवल पर एज ए प्रेसिडेंट जो है जो उसको लीड कर सके उस मीटिंग को वो अपॉइंट करते हैं। तो इसी के लिए जो है ये यहाँ पर देखिए इनका नेम जो है सुल्तान अहमद अल जबेर जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो किया गया है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ देखिए मणिपुर पेज न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर अभी ट्रेड यूनियन जो है उन्होंने बाइकआउट किया है क्योंकि G20 जो है उसकी मीटिंग होने वाली है लेबर सेक्टर में। तो यहाँ पर जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने बाइकआउट किया है कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो मतलब कल से ये पटना में स्टार्ट हुई ये मीटिंग, और इन यूनियंस ने बोला कि इसमें जो हेड है G20 की लेबर सेक्टर में या ट्रेड सेक्टर में जो डिस्कशन किया गया, इसमें BMS जो है उसको एज ए चेयर हेड जो है वो अपॉइंट किया गया। BMS क्या है, ये RSS सपोर्टेड ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ है। ओके, और इसको इस लेबर 20 का हेड जो है वो बनाया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया गया कि ये जो भारतीय मजदूर संघ जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन जो है उसका मेंबर नहीं है, और इसका मेंबर जो हो उसको यहाँ पर हेडशिप जो है वो दी जानी चाहिए थी। ओके, तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की बात हुई है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। ITUC, ओके, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको 2006 में एस्टेब्लिश किया गया था, और एक तरीके से इसका मेन टारगेट ये है कि जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है उनको ये प्रमोट करता है। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 161 कंट्रीज में ये 176 मिलियन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, मेन टारगेट ये है कि जो वर्कर्स के जो राइट्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनको ये डिफेंस करेगा और उनको प्रमोट करेगा। ओके, इसका जो हेड क्वार्टर है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन का वो है बेल्जियम में। ये बेसिक बात जो है वो आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो ये इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन जो है वो जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो है उसके साथ में मिलकर के काम करता है। ILO क्या है, ILO जो है वो UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के ऊपर ये UN के साथ में मिलकर के काम करती है। ओके, तो ये हमने इसके बारे में बेसिक बातें डिस्कस की। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ देखिए, ये वही आर्टिकल है अभी हमने जो देखा था, जो हमने फ्रंट पेज पर जो मिस्टर ओबामा ने इंडिया में जो माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के डिस्कशन करने की बात जो की है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, तो G20 जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग जो है वो कंप्लीट हुई पुणे में, और यहाँ पर उन्होंने डिस्कशन में फोकस किया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे एजुकेशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, लेकिन ये जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ किया जाएगा उसमें ह्यूमन राइट्स जो है उनकी रेस्पेक्ट की जाएगी। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एजुकेशन सेक्टर के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है वो डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो है वो प्रोसीजर को ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो अभी क्या इशू देखने को मिला कि एक समर्सिबल जो है 1912 में, यहाँ देखिए 1912 में क्या हुआ, टाइटन जो है वो एक बड़ा सा जहाज और वो इंग्लैंड से रवाना होता है और फिर
जाता है कनाडा के बीच में, लोगों को एक तरीके से एक्सप्लोर सी रूट जो है उसको करवाने के लिए। तो अटलांटिक ओशन में क्या देख, नर्दर्न अटलांटिक ओशन में आइसबर्ग से टकरा करके वो डूब जाता है। तो अभी क्या हुआ, एक समर्सिबल जो है और सबमरीन जो है वो यहाँ पर टाइटैनिक के जो भी अवशेष बचे हुए हैं उनको शो करने के लिए लोगों को इस तरीके की जो सी ड्राइव है उस पर ले जाती होगी। तो इसी तरीके से टाइटन नाम की जो समर्सिबल है वो इस प्रोसीजर में लगी हुई थी। तो इसमें 5 लोग जा रहे थे टाइटैनिक के जो भी रेमनेंट्स हैं उनको देखने के लिए। तो अब ये जो टाइटैनिक समर्सिबल है ये खो गई है, इसको दोबारा से कनेक्शन जो है इसका नहीं हो पाया है, और इसमें जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी वो भी एक तरीके से ख़त्म हो गई है। तो ये माना जा रहा है कि वो जो लोग हैं उनकी शायद डेथ देखने को मिली है, वो कहीं ट्रैप हो गए हैं या कुछ ऐसा इशू देखने को मिला है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी जो है वो नहीं बन पाई है। तो हमारे इंडिया में भी इसी तरीके की समर्सिबल जो है वो हम डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ देखिए मत्स्य 6000 जिसमें सी के अंडर जो क्या बायोडाइवर्सिटी है, क्या सी के अंडर कौन कौन से इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक हैं, उन सबको शो करने के लिए इंडिया जो है वो इसके लिए फोकस कर रहा है। तो अभी ये जो टाइटन सबमर्सिबल में जो इशू देखने को मिला उसमें क्या क्या लर्निंग्स हो सकती है इंडिया के लिए, उन सबको हमें फोकस करना है। जैसे कि टाइटन जो सबमर्सिबल है उसमें यूज़ किया गया था कार्बन फाइबर का, लेकिन हमने टाइटेनियम जो है उसका यूज़ किया है स्टील के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टील के कंपैरिजन में टाइटेनियम जो है स्ट्रॉन्गर भी होता है और लाइट भी होता है। तो जो भी उसमें इशू देखने को मिला उस टाइटन समर्सिबल में, उन सब से लर्निंग्स लेकर के इंडिया जो है फोकस कर रहा है कि ये जो भी हम सी ड्राइव के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें इस तरीके का इंसिडेंट जो है वो इंडिया लेवल पर देखने को ना मिले। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है, यहाँ देखिए ये वो ही समर्सिबल को लेकर के है कि नो सर्वाइवर्स फ्रॉम मिसिंग समर्सिबल सेज ओशन गेट। उन्होंने ये बात बोली है, 5% जो है इसमें इन्वॉल्व थे। और ये आज का हमारा बेसिक द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।